बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उस डर की, उस आशंका की जो कई दिन पहले से थी। मैं आपको दिखाऊंगा जो लाखों मजदूर अपने अपने जिलों में ट्रेन से पहुंचे, बसों से पहुंचे, उत्तर प्रदेश पहुंचे, बिहार पहुंचे, झारखंड पहुंचे, उनकी वजह से कोरोना का खतरा कितना बढ़ गया है। आज मैं आपको बताऊंगा जो मजदूर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा लौटे, उनकी वजह से कोरोना का ग्राफ कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा, कहां बढ़ा। इस खतरे की आशंका तो थी, मजदूरों के वापस पहुंचने पर वायरस के फैलने का डर तो था। मेरी नजर लगातार इस पर बनी हुई थी। हमारे रिपोर्टर्स लगातार सिचुएशन को एसेस कर रहे थे और आज जो फिगर सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, वो चौंकाने वाली थी। कोरोना का वायरस ट्रेन से आया, बस से आया, कहीं साइकिल से आया तो कहीं पैदल। जिनकी वजह से आया उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो शायद जानते भी नहीं कि इस वायरस के वो कैरियर बन चुके हैं। लेकिन ये कड़वा सच है कि कोरोना का वायरस उन जिलों में पहुंच गया है जो पहले ग्रीन जोन में। देखेंगे तो चिंता होगी। ये चौंकाने वाली फिगर्स हैं। बिहार में कोरोना वायरस के 1800 से ज्यादा केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 274 केसेस सामने आए हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि 1800 में से करीब 1000 कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर हैं। इनमें से 296 मजदूर दिल्ली से लौटे थे, 253 महाराष्ट्र और 180 गुजरात से लौटकर आए थे। और आप जानते हैं कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कोरोना का वायरस कितना खतरनाक हालत में है। हरियाणा और राजस्थान से भी बिहार 100 से ज्यादा मजदूर वायरस लेकर लौटे। यानी बिहार में 55%, 55% केसेस सिर्फ मजदूरों की वजह से बढ़े हैं। राजस्थान में 1100 मजदूर ऐसे हैं जो अपने साथ कोरोना का वायरस लाए हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से लौटे 1230 मजदूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ये आंकड़े डराने वाले हैं, परेशान करने वाली फिगर्स हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 5 दिन से देश में कोरोना के रोजाना 5000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और इनमें भी बड़ी संख्या उन मजदूरों की है जो अपने घर लौटे, कोरोना को साथ लेकर लौटे। और सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना के शिकार मजदूर अपने गांव तक पहुंच कैसे गए? क्या सरकार ने क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाए? इन्हें वहां पर रोका क्यों नहीं गया? इन सवालों का जवाब खोजने निकले तो जो तस्वीर सामने आई वो और भी डराने वाली थी। पता लगा कि मजदूरों को जिन स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके घर पहुंचाया जा रहा है, वो ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकनी चाहिए, बीच में उतरना बिल्कुल मना है। लेकिन फिर भी कुछ मजदूर क्वारंटीन सेंटर में जाने से बचने के लिए ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कोरोना फैलने का पूरा चांस हो जाता है। आप तस्वीरें देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। बिहार के खगड़िया की है। मजदूरों को लेकर ट्रेन यहां से गुजर रही थी, अचानक ट्रेन रुक गई और सैकड़ों मजदूर ट्रेन से नीचे उतर गए। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बताया ये मजदूर ऐसे हैं जो क्वारंटीन सेंटर में जाने से बचने के लिए, 14 दिन आइसोलेशन में रहने से बचने के लिए स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही चेन पुल करके ट्रेन को रोक देते हैं और ट्रेन से उतरकर पैदल ही अपने अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि अब तक जो लोको पायलट है, जो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर हैं, वो इन बातों को समझ गए, इसलिए ड्राइवर ने जल्दी से ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। लेकिन कई मजदूर ऐसे थे जो चलती ट्रेन से कूदते नजर आए। यानी जो मजदूर महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से, गुजरात से बिहार या यूपी जाने के लिए ट्रेनों में रवाना हुए, वो तय स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेनों को जबरदस्ती रोक देते हैं और फिर बीच रास्ते में ही सैकड़ों की संख्या में अपने घरों के लिए पैदल चलने लगते हैं। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। एक तो ट्रेन से गिरकर मौत का खतरा, दूसरा इस तरह से कोरोना को साथ लेकर गांव पहुंचने का डर। नीतीश चंद्र को रेलवे के अफसरों ने बताया कि ये तस्वीरें कटिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन की हैं। मजदूरों को लेकर यह ट्रेन कटिहार जा रही थी। इसमें 1200 मजदूर सवार थे। लेकिन ट्रेन जैसे ही खगड़िया स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ी, उसी दौरान कुछ मजदूरों ने ट्रेन की
चेन को खींच दिया, ट्रेन अचानक रुक गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सैकड़ों मजदूर पटरी पर उतर गए और यहां से अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे। असल में कटिहार जाने वाली इस ट्रेन में खगड़िया के कई मजदूर सवार थे। खगड़िया से कटिहार का रास्ता 3.5 घंटे का है, 135 किलोमीटर की दूरी है और वहां जाने के बाद मजदूरों की स्क्रीनिंग होती, उन्हें 14 घंटे तक क्वारंटीन में रहना होता। ये मैंडेटरी है, लेकिन मजदूर जल्दी से घर पहुंचने के चक्कर में सारी शर्तें भूल गए। रास्ते में चेन पुल कर दी, ट्रेन रोक दी और पटरियों पर पैदल चलने लगे। अगर एक भी मजदूर बिना क्वारंटीन सेंटर पहुंचे अपने घर या गांव पहुंच गया तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। कोरोना पूरे गांव में फैल सकता है और ये ऐसी जगह है जहां पर हेल्थ सेंटर्स नहीं है, जहां पर डॉक्टर्स नहीं है, जहां पर लोगों को संभालने के इंतजाम कम है। लेकिन ऐसी घटनाएं एक नहीं कई बार होती दिखाई दी। आज नीतीश चंद्र ने एक और वीडियो भेजा, यह भी खगड़िया का है, क्योंकि इस इलाके के लोग समझ गए हैं कि चेन पुल करके ट्रेन से उतर गए लोग कोरोना के कैरियर हो सकते हैं, इसलिए इस इलाके में कोरोना फैल सकता है। इस इलाके के लोगों को ये बात समझ आ गई है, इसलिए लोग रेलवे ट्रैक्स के आसपास नजर रखने लगे। जैसे ही ट्रेन में चेन खींची गई, मजदूरों ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की तो इस इलाके के रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। पुलिस बुला ली, मजदूरों को समझाया वापस ट्रेन में चढ़ जाओ वरना क्वारंटीन सेंटर की जगह सीधे जेल जाओगे। इस पर भी जब मजदूर नहीं माने तो पुलिस ने मोर्चा संभाला, सभी मजदूरों को दोबारा ट्रेन में बैठाना शुरू किया। नीतीश ने बताया कि ये वीडियो खगड़िया के केबिन ढाला इलाके के पास का है। इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर बिहार और यूपी के रहने वाले हैं। ये लोग अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में अपने घर पहुंच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब सड़कों पर पैदल चलने वाले मजदूरों की संख्या काफी कम हो गई है। रोज 200 से ज्यादा ट्रेनें मजदूरों को लेकर उनके होम स्टेट्स में अलग अलग जिलों में पहुंच रही हैं। बिहार से आज 85 ट्रेनों से 1,40,000 से ज्यादा मजदूर घर पहुंचे। कल 87 ट्रेन अलग अलग स्टेट से बिहार के लिए और चलेंगी। इनमें 1,43,000 से ज्यादा मजदूर आएंगे। जरा सोचिए, रोजाना लाखों मजदूर घर वापस आ रहे हैं और इन सबको क्वारंटीन में रहना होगा। कौन जानता है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना का वायरस अपने साथ कैरी कर रहे हैं। हो सकता है पहले 2-3 दिन सिम्टम्स ना हो, पता ना चले, लेकिन बाद में टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए, या कई ऐसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो सकते हैं। और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार में 10,500 क्वारंटीन सेंटर बनाए जा चुके हैं। इनमें 7 लाख से ज्यादा मजदूर ऑलरेडी रह रहे हैं। अभी और क्वारंटीन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन चैलेंज उन लोगों को ट्रेस करने का है जो चेन पुल करके ट्रेन को रास्ते में रोक कर उतर जाते हैं, या जो साइकिल से, ऑटो से, ट्रकों से अपने अपने गांव लौट रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे मजदूरों में ज्यादातर अपने लौटने के बारे में न प्रशासन को जानकारी देते हैं और न ही लोकल पुलिस से कांटेक्ट रखते हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र को आज पटना बाईपास पर कुछ मजदूर मिले। ये लोग ट्रक से भागलपुर जा रहे थे, कुछ तो ऐसे थे जो पैदल ही अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। नीतीश ने जब इनसे बात की, इनसे पूछा घर जाने के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि घर जाने से पहले क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे, अपनी वापसी की जानकारी प्रशासन को जरूर देंगे। कई लोग ऐसे हैं जो पैदल चलकर आ रहे हैं, ट्रक के जरिए आ रहे हैं। आप देखिए, ये सारे लोग हैं जो जिनको भागलपुर जाना है और ये लोग दिल्ली से आ रहे हैं। रास्ते में कुछ जगहों पर ट्रक लिया, फिर पैदल चलते हुए पहुंचे। तो ये बताओ कि आप लोग जाओगे तो कहाँ, अपने घर जाओगे? हाँ जी, घर जाएंगे। हाँ जी। तो वहाँ घर पे सबसे बात हो गई है, सब इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, सब इंतजार कर रहा है। हम तो ये बताओ कि घर जब जाओगे तो क्या ये भी खतरा होगा ना कि आपके परिवार के लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं? नहीं जी, हम लोग पहले थाना जाएंगे, थाना से जो होगा तो हम लोग को छुट्टी मिलेगा, फिर घर जाएंगे। ये बताओ कि आप लोग क्या सीधे घर जाओगे? नहीं सर, हम लोग घर डायरेक्ट नहीं जाएंगे। हम लोग पहले वहाँ जाना है, हम लोग का मुखिया है, उसका पास अब पूछना है, तब हम लोग घर। 14 दिन आपको रहना होगा वहाँ पे? ठीक है, रहेंगे?
14 दिन रहेंगे वहाँ पे? रहेंगे सर। नहीं तो आपके घर वाले भी प्रभावित हो सकते हैं। आपके घर के लोगों को भी कोरोना हो सकता है। हाँ। आप में से कोई एक भी यदि कोरोना होगा किसी को, तो आप घर के साथ साथ पूरे गांव को कोरोना फैला सकते हैं। बात सही है सर। सही है। तो इस बात को समझते हैं? तो क्या करोगे बताओ? घर तो नहीं जाओगे ना? घर नहीं जाएंगे सर। थाना पहले जाएंगे, थाना वाला जहाँ रखेगा हम लोग का वहाँ रहा जाएगा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ तक कैसे पहुँचे दिल्ली से? रास्ते में कितना बदला? ये बदला ट्रक से आए? कैसे आए? ट्रक से चढ़ के आए सर हम लोग। दिल्ली से कहाँ तक गए? मिर्जापुर। अच्छा तो ये बस थी या ट्रक थी? उधर ट्रक था। आपसे सुना, ट्रक से वापस जा रहे मजदूर ने कहा वो सीधे घर जाएगा। घर वालों से बात हो गई है, सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब नीतीश चंद्र ने कहा कि सीधे घर जाने से खतरा हो सकता है, परिवार वालों को परेशानी हो सकती है, गांव वालों को खतरा हो सकता है, तो सारे मजदूर कहने लगे वो सीधे नहीं जाएंगे। वो पहले थाने जाएंगे, गांव के मुखिया के पास जाएंगे, क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। लेकिन ऐसा इनमें से कितने लोग करेंगे, ये उनकी बातों को अगर गहराई से देखें तो समझ आ जाता है। मुश्किल है कि सरकार रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, जिलों के बॉर्डर पर स्क्रीनिंग का इंतजाम कर सकती है, क्वारंटीन सेंटर बना सकती है, लेकिन अगर लोग खेतों के रास्ते गांव में घुस जाएं, ट्रेन से बीच रास्ते में उतर जाएं, तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस क्या कर लेगी? फिर कोरोना को फैलने से कौन रोक सकता है? और बिहार में यही हो रहा है। आधे से ज्यादा कोरोना पेशेंट प्रवासी मजदूर हैं और यही हाल उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौटे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के लिए 1100 स्पेशल ट्रेनें चली हैं। हजारों बसों में योगी आदित्यनाथ ने इंतजाम किया, मजदूरों को लेकर उनके घर पहुंचाया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों से यूपी के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। लेकिन यह भी सही है कि प्रवासी मजदूरों के साथ यूपी के कई इलाकों में कोरोना का वायरस भी पहुंचा है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने इंफॉर्मेशन दी कि यूपी में अभी तक कुल 1230 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। नतीजा यह हुआ कि इलाके ऐसे थे जो कुछ दिन पहले तक ग्रीन जोन में थे, यानी जहां 28 दिन तक कोई केस नहीं था, वहां अब एक दिन में करीब 100 कोरोना के केसेस सामने आने लगे। और इसका सबसे नया एग्जाम्पल यूपी का बाराबंकी जिला है। मैं आपको बता दूं कि यूपी का बाराबंकी लॉकडाउन 3 के दौरान, यानी 3 मई से 17 मई के तक ग्रीन जोन में था। यहां कोई नया केस डिटेक्ट नहीं हुआ था। लोगों ने पुलिस और प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो किया था, इसकी तारीफ भी हुई थी। लेकिन जब मजदूरों की घर वापसी हुई, मजदूरों को लेकर ट्रेन चलने लगी, वो घर पहुंचने लगे, तो ग्रीन जोन पूरी तरह रेड जोन में कन्वर्ट हो गया। बाराबंकी में इस वक्त 125 कोरोना मरीज हैं। इनमें से 95 नए केसेस आज ही सामने आए हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि इन 95 मामलों में से 50 मजदूर हैं और बाकी के केसेस इनके इमीडिएट कांटेक्ट हैं, यानी ये सारे के सारे केसेस प्रवासी मजदूरों की वजह से हैं। अब पुलिस एक एक कांटेक्ट को ट्रेस कर रही है, घर घर जाकर बाहर से आए मजदूरों को सेल्फ क्वारंटीन में रहने की हिदायत दे रही है। शहर के हर इलाके को, हर गली को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस लगातार लोगों से कह रही है, अब चूंकि बाराबंकी में नए केस सामने आए हैं, कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए दुकानें बंद कर दीजिए, सब लोग घरों के अंदर रहें। आप सभी व्यापारियों को यह सूचित किया जाता है कि आपको पेपर के माध्यम से ये जानकारी हुई होगी कि आपके इस क्षेत्र में एक कोविड-19 का पॉजिटिव मरीज आया है। इस पूरे क्षेत्र को 250 मीटर के क्षेत्र को हाथ स्पॉट बनाया गया है, क्योंकि इस चीज को यहाँ सैनिटाइज करना आवश्यक है। अपने आप अपनी दुकानें बंद कर दें, आप सारे लोग अपने घरों में जाएं। इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना आवश्यक है, इसलिए आप सारे लोग अपने अपने घरों में जाएं, अपनी दुकानें बंद कर दें। अब बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में कैसे रखा जाए, उन पर कैसे नजर रखी जाए, जो मजदूर लौटे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किस तरह हो, क्योंकि होम क्वारंटीन लोगों की संख्या भी कम नहीं है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार इसकी जांच करने के लिए, इसे समझने के लिए बाराबंकी गई।
बाराबंकी के कई गांवों का दौरा किया। पता चला कि हर गांव के बाहर स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और लेकिन जिन लोगों में कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है उन्हें होम क्वारंटीन रहने को कहा गया है। अब हर घर में जाकर सर्वे किया जा रहा है। आशा वर्कर्स रोज जाकर पूछती हैं जो लोग क्वारंटीन हैं वो बाहर तो नहीं निकल रहे, उनमें किसी तरह के सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हुए, घर में रहने के दौरान खांसी जुकाम या बुखार तो नहीं आया, परिवार के लोगों से दूरी बनाकर बात कर रहे हैं या नहीं। रुचि कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में अकेले बाराबंकी में करीब 20,000 मजदूर लौटे हैं और 1100 गांवों में इन सब की निगरानी के लिए बाकायदा एक निगरानी समिति बनाई गई है। हर घर के आगे होम क्वारंटीन का पोस्टर लगा दिया गया है। बाराबंकी में कोरोना के ज़्यादा मरीज मिलने के बाद जब ये पता चला कि प्रवासी मजदूरों की तादाद करीब 50 के आसपास है, तो जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी ज़बरदस्त यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। बाराबंकी के जिन्हौली गांव में हम हैं और यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हैं, देखिए इस तरह से ये एक वो चिपकाया जाता है स्टिकर, इससे ये पहचान होती है कि इस घर में प्रवासी मजदूर आया है और इनसे इस तरह से पूछताछ आशा बहुएं करती हैं। मतलब किसी की मतलब खाने से पहले आप साबुन से धुलते हैं या नहीं धुलते? धुलते हैं। हाँ, सैनिटाइजर लगाते हैं। हाँ, सैनिटाइजर लगाते हैं। कपड़े अपने हाथ धुला करिए, किसी को मतलब गर्म पानी पीजिए करिए, यही सब। वो घर से मतलब आप संपर्क में किसी के ना आइए। नहीं, दूर ही रहते हैं। हाँ, दूर ही रहना है और कम से कम निकलते हैं। हाँ, निकलना ही नहीं है आपको, तो आपको बाहर निकलना ही नहीं है, मतलब सिर्फ आपको वहीं रहना है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सूफियान। कहाँ से आए? नासिक जिला गुटी गाँव। अच्छा, नासिक में क्या करते थे? बाल कटिंग का सैलून का काम। जिस दिन से मैडम बंद हो गया मैं घर से निकला ही नहीं, क्योंकि सैलून। नासिक से यहाँ कैसे आया? यहाँ तक गाड़ी से आया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या इन्होंने बताया आपको? क्या बताया? बोला अलग रहने का, किसी से मिलने का नहीं, 21 दिन, कोई दिक्कत होगा फोन करने का, शादी के बाद नंबर है मेरा। आया मैं, पापा बोले थे स्कूल में आने का, घर नहीं आने का। स्कूल आया, वहाँ जांच करवाया, तभी घर आया, सबसे बोले। बाकी कोई दिक्कत नहीं जब से आया। तो घर वालों से भी अलग रहते हैं? फिर अलग ऊपर रहते हैं, मेरा घर बड़ा है। घर वालों से मिलना जुलना नहीं? नहीं, बात करना होता दूर से कर लेते, 2 मीटर दूर से। तो आज आप गए थे जांच के बाद? नहीं, कल ही गए, घर नहीं आए थे, वहीं पे चले गए बाराबंकी से। अच्छा, वहीं हॉस्पिटल करवा के तब भी गए। तो वहाँ डॉक्टर क्या बोला? उन्होंने कहा कि भाई 21 दिन आपको घड़ी पे रहना है। तो आप कहाँ रह रहे हैं? ऊपर में। आप समझ सकते हैं कि ऐसे इलाकों में गांव में जाकर रिपोर्टिंग करना बहुत खतरनाक काम है। रुचि कुमार ने काफी खतरा उठाकर ये जानकारी हासिल की। आशा वर्कर्स के लिए भी काम आसान नहीं है। इस तरह के हालात जब बन जाते हैं तो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए इनसे निपटना बड़ी चुनौती है। हर घर पर नजर रखना कोई आसान काम नहीं है, और जब तक लोग खुद अलर्ट नहीं होंगे, खतरे की गंभीरता को नहीं समझेंगे, तब वायरस को रोकना बहुत मुश्किल होगा। बाराबंकी के डीएम ने बताया कि बाराबंकी में जो 50 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले, उन 50 में से 19 अहमदाबाद से लौटे थे और 16 मुंबई से आए थे। अब गौर करने वाली बात है कि बाराबंकी में शुरू में जो 5 कोरोना के केसेस आए थे वो भी मजदूर थे। उसके बाद जिन 40 लोगों को कोरोना हुआ वो इन मजदूरों के इमीडिएट कॉन्टैक्ट थे। इन 95 में से 46 तो ऐसे लोग हैं जो पूर्व में 6 हमारे पॉजिटिव आए थे, उनके ये नज़दीकी कॉन्टैक्ट हैं, और ये सभी लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में या शेल्टर होम में पहले से ही थे। और बाकी जो 49 लोग हैं वो विभिन्न जो अन्य प्रांतों के हॉटस्पॉट जनपद हैं, जैसे अहमदाबाद है, मुंबई, सूरत, पुणे इत्यादि, इन सब जगहों से आए थे। तो ये क्योंकि हम लोग ने पहले से ही इनको हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट होने के नाते चिन्हित करके रखा था और इनकी सैंपलिंग की थी, तो इन 95 लोगों को सभी को कल हिंद अस्पताल में जो हमारा L1 अटैच सेंटर है वहाँ पे इनको स्थानांतरित कर दिया गया है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाहर से माइग्रेंट्स हमारे आ रहे हैं उनमें जो संक्रमण की दर है वो काफ़ी अधिक है, और ये बाकी जनपदों में भी आप तुलना करेंगे तो यही आ रहा है, लगभग 30 से 40% भी कहीं कहीं पर ये दर आ रही है। तो महत्व मेरे ख्याल से संख्या का नहीं है, महत्व इस बात का है कि इनको समय रहते हम लोग ने चिन्हित करके इनके स्वयं की सेहत के लिए और बाकी लोगों में संक्रमण ना फैले, ये ज़रूरी था कि इन्हें चिन्हित करके हम लोग तत्काल उपचार हेतु इनको हम अस्पताल पहुंचाएं। सिर्फ बाराबंकी नहीं,
डीएम भी बता रहे थे कि यूपी के कई और जिलों में घर लौटे मजदूरों की वजह से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। रुचि कुमार ने जानकारी हासिल की, पता चला सिद्धार्थनगर में 63 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। इसी तरह जौनपुर में 47 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रामपुर में 45 मजदूरों को कोरोना इन्फेक्शन का पता चला है। बहराइच में 42 में से 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज माइग्रेंट लेबर हैं। इसके साथ साथ लखीमपुर में 35 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इनमें से 34 प्रवासी मजदूर हैं। आजमगढ़ और बलरामपुर में 30-30 मजदूरों को कोरोना हुआ। वाराणसी में 28 मजदूर कोरोना की चपेट में आए। ये लोग अहमदाबाद, सूरत और मुंबई से लौटे थे। आप जान सकते हैं कि अहमदाबाद, मुंबई, सूरत ये कितने बड़े हॉटस्पॉट हैं। संभल में 27, गोंडा में 24, हरदोई में 20 मजदूर कोरोना लेकर वापस लौटे। इसके अलावा चंदौली, सीतापुर, मैनपुरी, सोनभद्र, बिजनौर, उन्नाव, बुलंदशहर, बरेली, कुशीनगर, भदोही, कासगंज में भी 100 से ज्यादा मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोरखपुर में 100 से ज्यादा ट्रेनें आई हैं। 8 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लेकर पहुंची हैं। यहां भी कई मजदूर क्वारंटीन में हैं और इनमें से अब तक 27 मजदूरों को कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोचिए, सारे वो इलाके हैं जहां कुछ दिन पहले तक कोरोना का खतरा काफी कम था, सिर्फ गिने चुने केसेस आते थे। गोरखपुर की बात करें तो यहां कोरोना भी कुछ दिन पहले तक कोई मरीज नहीं था, लेकिन आज की हालत है कि शहर के 4 इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना पड़ा है। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म किया कि जो मजदूर पिछले दिनों दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से लौटे वो अपने साथ वायरस का इन्फेक्शन लेकर आए। जो मंडल की स्थिति है उसमें हमारे चारों जनपदों में 60 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ गए हैं। जो लेटेस्ट हमारे पास इनपुट है उसमें 61 पॉजिटिव केस है। जो भी संक्रमण हुआ है पिछले 96 घंटे में, 4 से 5 दिन में, वो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स से ज़्यादातर रिपोर्ट हुआ है। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ से ये केस आए हैं वहाँ पर हम लोगों ने सीलिंग की कार्रवाई चारों जनपदों में की है और हम आशा करते हैं कि लोग अपने घर के अंदर रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर निकलेंगे। इन फिगर्स को देखकर, इन नंबर्स को देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार जाहिर है काफ़ी चिंतित है। सरकार अब कोरोना पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि हालात और ज़्यादा न बिगड़ जाएं। माइग्रेंट्स का सर्वेलेंस कर रहे हैं लगातार। उसमें आशा वर्कर्स ने अभी तक 5,42,543 माइग्रेंट वर्कर्स से उनके घर पर संपर्क किया है और अभी तक माइग्रेंट वर्कर्स का हम 46,142 लोगों के सैंपल इकट्ठा करवा चुके हैं माइग्रेंट वर्कर्स के। उसमें से हमारे 1,230 माइग्रेंट वर्कर पॉजिटिव भी निकल के आए हैं। जो प्रवासी कामगार हमारे लौट रहे हैं उनको चूंकि उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा पाई जा रही है, इसलिए उनसे मेरा अनुरोध है और जो ग्राम निगरानी समिति के लोग हैं, सदस्य हैं और मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्य हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि जो प्रवासी कामगार हैं वो अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन में रहें। बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मजदूरों की घर वापसी हुई है। सबसे ज़्यादा मजदूर इन्हीं इलाकों से अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रहे थे। लेकिन हमने दूसरे राज्यों से पता किया तो पता चला कि राजस्थान में कोरोना वायरस के 5,800 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें 1,099 करीब 1,100 कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर हैं। मध्य प्रदेश में 5,700 से ज़्यादा केसेस हैं। इनमें से 400 मजदूर अपने साथ दूसरे राज्यों से कोरोना लाए हैं। लेकिन सिचुएशन और कोरोना का ग्राफ उन राज्यों में तेजी से बदल रहा है जहां अभी तक कई ग्रीन जोन थे, ये अब ऑरेंज और रेड जोन में बदलने लगे हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के 281 में से 130 मरीज प्रवासी मजदूरों के हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 126 केसेस डिटेक्ट हुए थे, लेकिन इनमें से 62 कोरोना के मरीज दूसरे राज्यों के से घर लौटे प्रवासी मजदूर हैं। हिमाचल में कोरोना के 140 से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं। इनमें
79 केसेस सिर्फ प्रवासी मजदूरों की वजह से हुए। अपने घरों को लौटते मजदूरों की समस्या कैच 22 जैसी है, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अगर मजदूरों को उनके जिलों में न भेजा जाए, घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम न किया जाए, तो ये पैदल निकल पड़ेंगे और फिर तपती धूप में पैदल चलते मजदूरों की ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हम सब ने देखा है। असल में जब 1 मई को पहली स्पेशल ट्रेन चली थी, शुरू के दिनों में जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी, तो कोरोना के खतरे का काफी ख्याल रखा गया था। ट्रेन नॉन स्टॉप थी, भेजने वाली और रिसीव करने वाली राज्य सरकारों की तैयारी पूरी थी। जाने से पहले स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और पहुंचने पर क्वारंटीन करने का पूरा इंतजाम था। लेकिन जब टीवी पर रोते मजदूरों की तस्वीरें दिखाई गई, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, तो रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई, बसों की संख्या बढ़ा दी गई। अब पहले जैसे इंतजाम रख पाना मुश्किल होता गया। जैसे पहले हर डिब्बे में रेलवे पुलिस का एक जवान होता था, ताकि कोई चेन खींचकर रेलगाड़ी को रास्ते में रोककर उतर ना पाए। अंदेशा था लोग ऐसा कर सकते हैं। और जब पुलिस हर डिब्बे में नहीं रही, ट्रेनों की संख्या ज्यादा हो गई, तो यह काम भी होने लगा जिसकी तस्वीर आज हमने देखी। अब ना तो ट्रेन कम की जा सकती है, न मजदूरों को बिना क्वारंटीन के गांव और कस्बों में जाने दिया जा सकता है। कुल मिलाकर पुलिस और जिला प्रशासन का काम काफी बढ़ जाएगा। और अगर एक भी आदमी, एक भी कोरोना पॉजिटिव चुपचाप अपने इलाके में पहुंच गया, तब तो काम बहुत बढ़ जाता है। एक एक कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, फिर उन्हें आइसोलेशन में रखना, यह कोई आसान काम नहीं है और यह करे बगैर चारा भी नहीं है। इसी तरह की मुश्किलें प्रवासी मजदूरों के कारण क्रिएट हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मजदूरों की मुश्किलें खत्म हो गई हैं। पुलिस और रेलवे के आपसी कंफ्यूजन के कारण, कम्युनिकेशन गैप की वजह से हजारों मजदूर आज भी धूप में तपे और फिर पुलिस ने कह दिया घर वापस चले जाओ, आज ट्रेन नहीं जाएगी। वो बड़ी उम्मीद लेकर ट्रेन में बैठने के लिए आए थे। सिस्टम में कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ, इस चक्कर में हजारों मजदूर कैसे परेशान हुए, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले 20 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। थैंक यू। Hey, careful. What? It kills bacteria. Very fun. I know. Asian Paints Royale Health Shield. The paint that cares for you. कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो कैसा माहौल होता है, चेहरे पर कितनी खुशी होती है, इंतजाम करने वालों को कितना सुकून मिलता है, घर जाने वालों को कितना अच्छा लगता है, इसकी तस्वीरें मैंने कल आपको दिखाई थी। ये तस्वीरें मुंबई और पालघर की थी। तस्वीरें पालघर से आज भी आई, लेकिन कल की तस्वीरों से बिल्कुल उलट। आज की तस्वीरों में दिखाई दिया जब कोऑर्डिनेशन जगह का कंफ्यूजन हो जाए तो क्या मंजर होता है। कल यहां हजारों मजदूर टेंट के नीचे लाइन से बैठे थे, पुलिस की तारीफ कर रहे थे। आज वहीं पर हजारों मजदूरों की भीड़ थी, लेकिन अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई पुलिस को कोस रहा था, सपोज इसलिए क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप हुआ, कोऑर्डिनेशन की कमी थी और इस वजह से सारा कंफ्यूजन हो गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रवासी मजदूरों को मैसेज दिया गया कि पालघर से 3 स्पेशल ट्रेन जाएंगी। प्रतापगढ़, जौनपुर और भदोही के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनके पास टोकन नंबर है, वो मजदूर पालघर पहुंचे। बाकायदा फोन करके मजदूरों को बुलाया गया था। हर किसी को घर जाने की जल्दी है, मजदूर 2 महीनों से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सैकड़ों मजदूर तो रात में ही पालघर के लिए निकल गए। जब पालघर स्टेशन के पास बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे तो अनाउंसमेंट किया गया कि आज सिर्फ एक ही ट्रेन जाएगी, जौनपुर वाले रुक जाएं, भदोही और प्रतापगढ़ वाले वापस चले जाएं। अब सोचिए, जो मजदूर घर का पूरा सामान बांधकर, बच्चों को लेकर कई घंटे चलकर स्टेशन पहुंचे हों, धूप में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हों, जब उसे यह सुनने को मिले कि ट्रेन नहीं जाएगी तो उस पर क्या बीतेगी। ऐसे लोग क्या करेंगे। और यही हुआ। परेशान नाराज मजदूर हल्ला करने लगे, हंगामा करने लगे, लोगों का सब्र का बांध टूट गया, तो फिर सारे नियम भी टूट गए। ऐसे में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, इसकी तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए।
और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल था वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। चूंकि भदोही और प्रतापगढ़ जाने वाले हंगामा कर रहे थे, प्रतापगढ़ वालों को लगा कि इस हंगामे के चक्कर में क्या उनकी ट्रेन न छूट जाए, इसलिए जौनपुर जाने वाली ट्रेन के मुसाफिर भी अपना टोकन ले लेने के लिए भगदड़ मचाने लगे। पालघर में प्रवासी मजदूर अपनी मर्जी से नहीं जुटे थे। उन्हें बाकायदा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मैसेज भेजकर बुलाया था। उन्हें बताया था आज 3 ट्रेन चलेंगी। पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन कैंसिल होने की जानकारी भी दी, लेकिन लोगों को अगले इंतजाम के बारे में नहीं बताया। न ही हजारों प्रवासी लोगों के रुकने या घर जाने की कोई व्यवस्था की गई। इसलिए मजदूरों की नाराजगी तो स्वाभाविक थी, लेकिन प्रशासन का जो व्यवहार था वो और ज्यादा परेशान करने वाला था। प्रवासी मजदूर बड़ी मुश्किल से किसी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए पालघर पहुंचे थे। ट्रेन कैंसिल हो गई। मजदूर इधर उधर भागकर जानकारी लेना चाहते थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन एक अफसर ने तो मजदूर पर रौब दिखाया, उसे थप्पड़ मारा, लात मारी। ये जनाब तहसीलदार हैं, नाम है सुशील शिंदे। ये तस्वीर पालघर के आर्यन हाई स्कूल मैदान की है। तहसीलदार सुशील शिंदे ने ट्रेन के पास के लिए इंतजार करे मजदूरों के साथ बदसलूकी की। चूंकि मजदूरों ने इसका वीडियो बना लिया, हमारे संवाददाता राजीव कुमार सिंह ने यह वीडियो जिले के डीएम को दिखाया और अब इस अफसर के खिलाफ जांच हो रही है, एक्शन भी होगा। कंसलम सिर्फ पालघर स्टेशन पर नहीं था, वसई में यही हालत थी। मजदूरों को वसई स्टेशन से आज 4 स्पेशल ट्रेन चलने का मैसेज मिला था। हजारों मजदूर स्टेशन पहुंच गए तो कहा गया 4 नहीं, सिर्फ 1 ट्रेन चलेगी, 3 ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि ट्रेन कैंसिल होने की जानकारी लाइन में खड़े लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम भी नहीं था। लोग तेज धूप में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जब ट्रेनों के कैंसिल होने के बारे में पता चला तो समझ नहीं आया कि अब क्या करें, कहां जाएं, किससे बात करें, किसके आगे हाथ फैलाएं। सबसे दुखद बात यह कि मुंबई से 30 किलोमीटर पैदल चलकर एक मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए वसई पहुंचा था, लेकिन वसई पहुंचकर उसकी मौत हो गई। इसी तरह कंफ्यूजन कांदीवली में दिखाई दिया। यहां भी हजारों मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच गए थे, क्योंकि इन्हें 3 ट्रेन के जाने की जानकारी दी गई थी। कांदीवली के मिल ग्राउंड में पहुंचने को कहा गया था। मजदूर मिल ग्राउंड पहुंचे तो पता चला 3 नहीं, सिर्फ 1 ट्रेन जाएगी, 2 ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। धूप में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ बैठे मजदूरों को पुलिस ने वापस घर जाने को तो कह दिया, अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन इसका कोई इंतजाम नहीं किया कि वो कैसे जाएंगे। जौनपुर और प्रतापगढ़ की ट्रेन कैंसिल तो हो गई, लेकिन मजदूर वापस घर कैसे लौटेंगे? और जौनपुर की ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए सभी लोग आप अपने घर पे लेकर चले जाइए। जब ट्रेन लगेगी आपको वापस बुलाया जाएगा। कृपा करके आप यहाँ रुक के आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको बार बार सवेरे से विनती की जा रही है। 3 में से सिर्फ 1 ट्रेन खुली है, वो भी गोरखपुर की। बाकी दोनों ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से आप घर पे चले जाइए, आपको वापस सॉल्व किया जाएगा, जब भी आप आइएगा। धन्यवाद। मैं आपको हर रोज प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें दिखाता हूं। सरकार क्या कोशिशें कर रही है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन मजदूर काफी दिक्कत में है। कई मजदूरों का पैसा खत्म हो गया है, कईयों के पास रेलवे स्टेशन पहुंचने तक के लिए पैसे नहीं है। कांदीवली पहुंचे कई मजदूर बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई है तो कितने उदास हुए होंगे, कितने नाराज हुए होंगे, कितने हताश हुए होंगे। हमारी संवाददाता नम्रता दुबे कांदीवली स्टेशन पर मौजूद थी। उन्होंने वहां पहुंचे लोगों से बात की, जिन्हें स्टेशन पहुंचकर पता चला उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। उनका दुख मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। कुछ वक्त पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि 3 ट्रेनें शुरू की गई हैं, बनारस, जौनपुर और प्रतापगढ़ की। तो लोग काफ़ी खुश थे, अपने घरों से निकलकर यहाँ इकट्ठा हुए ताकि उन्हें अपने गांव, अपने घर जाने के लिए मिले। लेकिन अब इनके चेहरे से थोड़ी सी हंसी गायब हो गई, क्योंकि अब इन्हें पता चला है कि जो बनारस और जौनपुर की जो ट्रेन थी वो रद्द कर दी गई है। ये लोग काफ़ी दूर से आए हैं और यहीं पर रुक गए हैं। अब इनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि वो कल तक के लिए वेट करें और यहीं बैठे रहें। तो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग नाला से आए। घर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ट्रेन तो कैंसिल
परेशान हो गई है ना। पैसा नहीं हम लोग के पास, कैसा करके इतना दूर से हम लोग आए, गाड़ी भी नहीं जा रहे उधर। क्या होगा, क्यों नहीं जा पा रहे? यहाँ से कोई गाड़ी भी जा नहीं रही है, बिकॉज वो बहुत दूर है। बीच में पुलिस लोग बहुत रोक रहे और आने के टाइम पे भी नहीं आ रहे थे। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ से काफ़ी मतलब 150 to 2000 लोग यहाँ से रिटर्न हुए। पुलिस ने यहाँ से जबरदस्ती वो लोग को मार के भगाया है, बट ये गलत है। ऑटोमेटिक आप मॉर्निंग में सब लोग आ गए, अचानक से आप अनाउंसमेंट कर दिए कि ट्रेन कैंसिल हो गई। कितने लोग घाटकोपर से कितनी दूर से आए थे। तो आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे हो? हम लोग यहाँ मॉर्निंग में टेम्पो से आए थे। 3 बजे रात से निकले थे, फिर सुबह 6 बजे आ गए इधर। 3 बजे रात? हाँ। अच्छा, आपके साथ बुजुर्ग हैं? हाँ, देख लो कैसे कहाँ ले, अभी गाड़ी नहीं मिल रही, कहाँ हम लोग कैसे जाए बच्चे लोग को लेके। 1700 रुपये लेके लगाते आए यहाँ से, अभी सब प्रॉब्लम हो गया ना, कहाँ से पैसा भी नहीं बचा है, कैसे एडजस्ट होगा। अभी छोटे छोटे बच्चे, बुढ़े लोग हैं, सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों ने बात की कि हमारे कुछ इंतजाम किए जाए, क्योंकि आप लोग दूर से आए हो। अरे वो बात करने गई मम्मी, तो उनको पुलिस अंकल ने साफ बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन डायरेक्ट कैंसिल हुई। वो डायरेक्ट चिल्ला के बात कर रहे, उनसे भाई भी बात करने गए तो वो कुछ किसी की सुन नहीं रहे, डायरेक्टली वो डांट के भगा रहे। अब सवाल है कि इन मजदूरों को किसने बुलाया, किसने कहा कि यहाँ से ट्रेन जाएगी? नम्रता दुबे ने इनसे बात की तो ज्यादातर लोगों ने वो मैसेज दिखाए जो पुलिस ने भेजे थे। कई लोगों को तो रात के 1 बजे तक फोन करके आने के लिए कहा गया था। लोग पैसा खर्च करके जैसे तैसे टेम्पो में बैठ के कांदिवली मिल ग्राउंड पहुंचे। इन परेशान प्रवासी लोगों की बात सुनेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। आपको अंदाजा होगा कि कांदिवली में कंफ्यूजन कितना ज्यादा था। हम लोग को फोन किए थे, टोकन नंबर भी दिए थे। ट्रेन मालूम नहीं कितना जाएगी, ये मालूम नहीं है, लेकिन फोन करके बुलाए, कल फोन किए थे। कहाँ जाना था? हम लोग को बनारस जाना है। अभी कुछ बोल नहीं रहे, भगा रहे हैं सबको। हम लोग को पहले फ़ोन किए थे, इसके बाद 1 हफ्ते बाद वो टोकन नंबर दिए थे कि बोले आप लोग आ जाओ, यहाँ से 6 बजे पहुँच जाओ। और हम लोग का प्रतापगढ़ का ट्रेन था, पहुँचा तो बोले कैंसिल हो गया। और हम लोग जो है 100 रुपये लगा के, चंदा लगा के एक टेम्पो करके आए थे और अभी कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, कब से इधर ही बैठा हूँ। फ़ोन किए थे वो पुलिस वाला, कांदिवली से फ़ोन किए थे, आपका नंबर आ गया, आपको कल का गाड़ी है, कल ही फ़ोन किए थे वो। तो हम लोग यहाँ पे आए आज और अचानक बोल दिया कैंसिल हो गया। हाँ, क्या अचानक बोल दिया कैंसिल हो गया। रात को 1 बजे सूचना आया कि आ जाओ, 5 बजे पहुँच जाओ। फिर उसके बाद में यहाँ ट्रेन कैंसिल हो गई। अभी बताए ट्रेन कैंसिल हो गई, घाम में मार डाले ऊपर। डेढ़ दे करके आए हैं, 1.5 दे करके जाना है और कोई साधन मिल जाए तो। हाँ, अब सवाल यह है कि ट्रेन कैंसिल क्यों हुई और वो भी बिना किसी सूचना के? ये संभव तो नहीं लगता, क्योंकि अब तक जिस तरह से ट्रेन चल रही थी कभी इस तरह का कंफ्यूजन नहीं हुआ। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि वो रेलवे के अफसरों से बात करें, पुलिस के अफसरों से पूछें गलती कहां हुई, कंफ्यूजन कहां हुआ, मजदूरों की इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने कहा कि कल उन्हें रेलवे की तरफ से जो सूचना दी गई थी उसके आधार पर मुसाफिरों को स्टेशन पर पहुंचने को उन्होंने कहा था। जब रेलवे की तरफ से बताया गया ट्रेन नहीं जाएगी तो पुलिस ने मजदूरों को बता दिया कि घर वापस चले जाओ। रेलवे के अफसरों से बात की हमारे रिपोर्टर्स ने तो उन्होंने कहा कि रेलवे का टाइम टेबल तो फिक्स है, रेलवे राज्य सरकार की मांग पर स्पेशल ट्रेन का इंतजाम कर रहा है। आज जो ट्रेन चलनी थी वही चली, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई। अब जो हुआ वो पुलिस और प्रशासन के कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ। रेलवे वाले कह रहे हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की। पुलिस और रेलवे के अफसर अपनी अपनी बातें रिपोर्टर्स को बता रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए तो साफ है सब अपनी अपनी गर्दन बचा रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस तरह का कंफ्यूजन मुंबई में देखने को मिला, उसी तरह के हालात दिल्ली में भी थे। दिल्ली में बिहार के प्रवासी मजदूरों को मैसेज मिला था आज पटना के लिए ट्रेन रवाना होगी। मजदूरों को स्क्रीनिंग के लिए लाजपत नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय पहुंचने को कहा गया। प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में पहुंच गए। 1400 प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग हुई, उन्हें ट्रेन के पास दिए गए और बसों में बिठाकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। अब ये 1400 मजदूर तो आराम से चले गए, लेकिन इसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट किया आज दूसरी कोई ट्रेन नहीं है, इससे मजदूर अपने घरों को लौट जाएं। इसके बाद मजदूर परेशान हो गए और इधर उधर भटकते रहे।
हमारी संवाददाता ज्योति मिश्र ने बताया कि मैसेज भेजने में गड़बड़ी हुई। मैसेज 1400 लोगों को भेजना था, लेकिन ज्यादा लोगों को चला गया, जिसकी वजह से लाजपत नगर के सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच गए। पटना जाने वाली ट्रेन में 1400 की ट्रेन जानी है, वो कंप्लीट स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब आप कल परसों तरसों दोबारा अप्लाई करते रहिए। दोबारा जो कल या परसों ट्रेनें जाएंगी उनसे भिजवाया जाएगा। आप लोगों को सुबह से अनाउंस किया जा रहा है कि आप ज्यादा संख्या में आ गए हैं, इतनी सीटें नहीं है, केवल एक ट्रेन की स्क्रीनिंग है। यहाँ से सुबह से मैं आपको बार बार अनाउंस करके कह रहा हूँ कि आप अपने घर चले जाइए। जो लोग मैंने गिनती गिन के सुबह से आपको बतलाया था कि आपका नंबर नहीं आ पाएगा आज, फिर भी आप लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब आपको सूचित किया जाता है कि गेट बंद हो चुका है, स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। कृपया करके आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाते हुए ये आप पुलिस का अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, तो रूम से चले आए, खाने पीने का तो पैसा है नहीं, भाड़ा वहाँ से लगा के 500 रुपया आए हैं। यहाँ पे मोबाइल पे मैसेज आया था। तो क्या करोगे आप? अब कहाँ जाएंगे? बैठेंगे यहीं, पूरी रात बैठेंगे यहीं पे पूरी। जब जाने के लिए बोलेंगे तब जाएंगे। सरकार घर कहाँ जा सकेगा? अभी हम लोग 2 दिन से खड़े हैं यहाँ पे, 2 दिन से खड़े हैं मैम। आपने किया है रजिस्टर? मैसेज आया हुआ, ये दिखाते हैं मैसेज। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सुमन कुमार आपकी आनंद विहार से सहरसा की यात्रा, और जो एड्रेस है नीचे वो शहीद हेमू कालानी स्कूल का ही है। ये जितने भी लोग यहाँ पर फोन दिखा रहे हैं, खगड़िया मानसी में देखिए मैसेज है, शहीद हेमू कलानी स्कूल, इसी स्कूल का आप बताइए। ज्यादातर लोगों को आज की तारीख का इस स्कूल का मैसेज आया है। अब ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए हम क्या करें, हम लाचार हैं। ये पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस और रेलवे के कोऑर्डिनेशन की कमी है। अनाउंसमेंट करना तो बड़ा आसान है, अपने घर चले जाइए, लेकिन मजदूर पुलिस वालों से पूछ रहे थे कहां जाएं, मकान खाली कर दिया, बच्चों को कहां ले जाएं, लेकिन पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है। जब मजदूर वहीं बैठे रहे, अनाउंसमेंट करने पर वापस नहीं गए, तो पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल करके मजदूरों को भगाया। लाजपत नगर में मौजूद हूं और सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, मजदूर परेशान हैं। जिन लोगों को ट्रेन में भेज दिया गया वो जा चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी तक इंतजार में हैं कि अब हम कहां जाएं, उन्हें बार बार यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, सीआरपी के कुछ जवान और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान आए हैं, बाइक पेट्रोलिंग उन्होंने की। लोगों पर से कहा गया है कि वो इस सड़क को खाली कर दें। हालांकि जो मजदूर हैं वो अभी तितर बितर हो गए हैं और अपना अपना सामान अपने सर पर ढोकर भागने को मजबूर हैं। जो लोग अब तक सड़कों पर दाएं बाएं बैठे थे वो अब सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस इन्हें क्यों भगा रही है। केजरीवाल का सरकार है, हम लोगों का सरकार कुछ मदद नहीं कर रहा। केजरीवाल को ये सोचना होना चाहिए कि हम लोगों को बिहार भेजे, और नीतीश कुमार का मांग होना चाहिए कि दिल्ली से मजदूर को बुलाना चाहिए। 6 बजे से लाइन में लगा बोला क्या में बुलाता है पुलिस वाले में, बोलिए गोली मार देगा सबको। हम लोग जाएंगे, हम लोग ये देखिए दिल्ली के अंदर। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ऐसा हो, हैरानी की बात है। पुलिस का ये ट्रेन कैंसिल हो गई, रेलवे का हमने कैंसिल नहीं की, पुलिस डंडे मारकर कहे कि अपने घर चले जाओ। मजदूरों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है सरकार के कंफ्यूजन की वजह से। इसका अंदाजा न पुलिस को है न रेलवे को है। जब किसी मजदूर को मैसेज मिलता है कि टिकट कंफर्म्ड है, ट्रेन जाने वाली है, तो किसी तरह इंतजाम करके पैसे खर्च करके रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। उन्हें मालूम है अब उन्हें अपने घर जाना है, गांव जाना है, तो सारा सामान समेटकर, मकान खाली करके, मकान मालिक से हिसाब पूरा करके, किसी तरह पैसे जुटाकर स्टेशन के लिए निकलते हैं। और फिर कोई कहे कि आज ट्रेन नहीं जाएगी, घर वापस चले जाओ, तो कहां जाएंगे, रात कहां बिताएंगे, कहां खाना खाएंगे। मेरा कहना है इसमें मजदूर की कोई गलती नहीं है। इसलिए जिन लोगों को मैसेज भेजा गया, अगली ट्रेन मिलने तक उनके रहने का, उनके खाने का इंतजाम राज्य सरकार को करना चाहिए, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो दिल्ली हो। और ये कंफ्यूजन कैसे पैदा हुआ, इसकी जरूर जांच करनी चाहिए और इसके जिम्मेदार लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कम मुश्किल नहीं है।
कोरोना जिंदगियों को बदल रहा है, संवेदनाओं को बदल रहा है, जिंदगी जीने का तरीका बदला है। अब तक तो लोग घरों में थे, कुछ छूट मिली है। सैलून, मिठाई की दुकानें, बाजार, ये सब खुले हैं, लेकिन इनका नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। इस बदलाव की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। आज हमने देखा किस तरह से कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप की वजह से मजदूरों को परेशानी हुई, किए किराए पर पानी फेर दिया, मजदूरों का भरोसा टूटा। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ है, कल से ट्रेन की टिकट बुकिंग काउंटर से मिली जा सकेगी। रेलवे ने टिकट बुकिंग पर बड़ा ऐलान किया है। रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर कई फेज में खोले जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट के जरिए भी कल से टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। अब तक रूल यह था कि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी, लेकिन अब ट्रेन के टिकट काउंटर पर भी मिलेंगे। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो टिकट खरीद सकते हैं। ऐसे लोग बुकिंग विंडो पर जाकर टिकट ले सकेंगे। बदलाव तो हर जगह हो रहा है, सिर्फ रेलवे में नहीं। जब भी थोड़ी बहुत छूट मिलती है तो कैसे बाजार खुलते हैं, नज़ारा कैसे बदलता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे ज्यादा बदलाव सैलून्स में दिखाई दिया। सूरत के सैलून की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलून में नहीं, किसी ऑपरेशन थिएटर में है। करीब 2 महीने बाद ये हेयर कटिंग सैलून खुला, लेकिन काफी कुछ बदला हुआ था। दुकान के बाहर सैनिटाइजर, कस्टमर को एंट्री पॉइंट पर डिसइंफेक्ट किया गया। हेयर कटिंग करने वाले भी पीपीई सूट में थे। फेस मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, जिन सीजर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। सैलून चलाने वालों ने बताया कि 2 महीने बाद दुकान खुली है, इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फिलहाल उन्हीं कस्टमर्स को अटेंड कर रहे हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। इसके साथ कस्टमर्स की पूरी डिटेल ली जाती है, देखा जाता है कहीं ये लोग कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहे। इतने प्रिकॉशन लिए जाने की वजह से यहां आने वाले कस्टमर काफी सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। स्वीट शॉप्स में, मिठाई की दुकानों में क्या हाल है, ये भी आपको दिखा देते हैं। दुकान पर मिठाई खरीद सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। कस्टमर मिठाई सिर्फ घर ले जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह आज हजरतगंज इलाके के एक स्वीट शॉप में गए। ग्राहकों को दुकान के अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा, शॉप के बाहर एम्प्लॉइज ऑर्डर लेते हैं और डिलीवरी करते हैं। दुकान में सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क, हर तरह की प्रिकॉशन दिखाई दी। आज से लखनऊ वाले मिठाई खाने लगे हैं तो दिल्ली वाले भी आज से पब्लिक पार्क में सैर करने लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से ये लोग करीब 2 महीने से घर में बैठे थे, लेकिन अब लोग पार्क में गए। हालांकि आने की टाइमिंग तय है। पार्क में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3:30 से शाम 6:30 बजे तक ही घूम सकते हैं। इसके अलावा योग और ओपन जिम एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं है। जॉगिंग और वॉकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, चेहरे पर मास्क होना चाहिए और इसके अलावा कई सारे रूल्स हैं, जैसे कि पार्क में लगे बेंच पर नहीं बैठ सकते। लेकिन तो भी 2 महीने बाद जब लोग घर से बाहर निकले तो काफी रिलैक्स हैं, खुश हैं। उन्हें बाहर आकर लग रहा है जैसे किसी जेल से बाहर आ गए हों। 32 साल हो गए मेरे को सैर करते हुए, तो लास्ट में आया था 23 मार्च को, उसके बाद गार्डन नहीं आया। आज आए, बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन खुला है। एक्चुअली हमें ऐसा है कि जैसे शरीर में पूरी ऑक्सीजन मिल रही है। काफ़ी रिलीफ है, घर में बैठे बैठे परेशान हो गए थे, बोर हो गए थे। थैंक्स कि गवर्नमेंट ने सोचा हमारे बारे में और मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी थे। प्रिकॉशन लेना सर अभी भी जरूरी है। प्रिकॉशन हम ले रहे हैं। हम फैमिली मेरी आ रही है, 4 लोग हैं, चारों अलग अलग टाइम पे आते हैं। ये अच्छी बात है। कुछ लोगों को इस बात की समझ है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है और कितने दिन तक इलाज नहीं होगा ये भी पता नहीं है। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक लगे हैं वैक्सीन खोजने के लिए, लेकिन आज की तारीख में, आज के वक्त में सावधानी ही बचाव का एकमात्र तरीका है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं,
बार बार हाथ धो रहे हैं और एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। हम जानते हैं कि पूरा देश कोरोना से परेशान है, लोग आज भी घरों में बंद हैं, लेकिन शायद परेशानियां कम नहीं हैं। ओडिशा और वेस्ट बंगाल में जो भयंकर तबाही तूफान ने मचाई है, उससे पूरा देश दुखी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तबाही का जायजा लेने के लिए जाएंगे। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जाएंगे। वो अम्फान तूफान से हुई तबाही का जायजा लेंगे और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को कैसे मदद की जाए, इस पर नवीन पटनायक और ममता बनर्जी के साथ 1-to-1 मीटिंग्स भी करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है और भारी तबाही हुई है, इसलिए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से साइक्लोन प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अपील की थी। जब नरेंद्र मोदी अम्फान से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे तो ममता बनर्जी लगातार उनके साथ रहेंगी। इस भयानक साइक्लोन से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में साइक्लोन से भारी नुकसान हुआ है, उन्हें कैसे पटरी पर लाया जाए। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को कन्वे किया कि संकट की इस घड़ी में वो पूरी तरह पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ है। मोदी ने अपनी सरकार को भी हिदायत दी है कि साइक्लोन की इस विपत्ति को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति, कोई सियासत न की जाए। ममता बनर्जी के केंद्र सरकार के साथ जिस तरह के संबंध रहे हैं, उसे देखते हुए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने 72 लोगों की जान ली है। बंगाल के 2 जिले नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और कोलकाता में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उम्मीद करनी चाहिए कि कल नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जब साथ बैठेंगे तो इस नुकसान की कैसे भरपाई हो, इन इलाकों को कैसे नया जीवन दिया जाए, इसकी चर्चा होगी। मैंने आपको इस तूफान के खतरे के बारे में बताया, देश में कोरोना का खतरा कैसे बढ़ा, इसके बारे में चर्चा की।